करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा फिर नीतीश के हाथ जोड़ने की भी है। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े नजर आए। दरअसल पटना में राज्य पुलिस के 1200 से ज्यादा दरोगा को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। इस दौरान सीएम नीतीश ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करवा दीजिए। इसके अलावा उन्होंने पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% भी पहुँचाने की गुजारिश की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को 2.5 करोड़ रुपए दान भी दिए। तूफान की संभावना के बीच पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में प्रशासन ने माइक के जरिए लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया। दरअसल कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में साइक्लोन डाना दस्तक दे सकता है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं 23 से 25 अक्टूबर तक ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर 20 से 30 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बंगाल के दक्षिण 24 परगना और मिदनापुर जिलों में भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इसी तूफान की आशंका की वजह से गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा भी फिलहाल टाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक दूध का टैंकर पलट गया, जिसके बाद वहां स्थानीय लोगों में दूध लूटने की होड़ मच गई। वो बर्तन में दूध भरकर घर ले जाते नजर आए। बताया गया कि ये टैंकर नरसिंहगढ़ से देवास जा रहा था। इस दौरान उसका स्टीयरिंग फेल हो गया। इस टैंकर में करीब 50,000 लीटर दूध भरा हुआ था। यूपी के बांदा में एक भैंसे की कीमत सुनकर लोग हैरान रह गए। दरअसल वहां एक कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें बुंदेलखंड का 25 लाख रुपए का सबसे महंगा भैंसा भी लाया गया है। इस मेले में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और खाद्य विभाग सहित कई विभाग मिलकर प्रगतिशील किसानों के जरिए स्थानीय किसानों को अहम जानकारी दे रहे हैं। इसी दौरान किसान प्रिंस शुक्ला ने इस भैंसे का नाम भगीरा रखा है और ये जिस भैंसे का बच्चा है उसकी कीमत हरियाणा में 9 करोड़ रुपए है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर अरेस्ट से जुड़ी हुई है। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए साइबर क्रिमिनल नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन दिनों लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी डिजिटल अरेस्ट को आज हम आपको कैमरे पर दिखाएंगे। ये पहला मौका है जब डिजिटल अरेस्ट को हम आपको कैमरे पर दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि साइबर क्रिमिनल ठगी को कैसे अंजाम देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपकी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देश में साइबर क्राइम के मामले जिस तेजी से बढ़े, उतनी ही तेजी से डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज भी सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये एक प्रकार से किसी को मेंटली कंट्रोल करने जैसा होता है और एक फोन कॉल से इसके जाल में फंस चुके लोग एक झटके में लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। लिहाजा डिजिटल अरेस्ट के बारे में अभी तक आपने सुना होगा या कुछ लोग इसके शिकार भी हो चुके होंगे, लेकिन हमने पहली बार डिजिटल अरेस्ट करने वाले गुनहगारों को कैमरे में कैद किया है और उसे हम आपको दिखाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अपना आधार नंबर दो। परिवार में कितने लोग हैं? कितने बैंक अकाउंट हैं? उसमें कितना पैसा है? तुम कितना कमाते हो? ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो डिजिटल अरेस्ट होने वाले से पहले पूछे जाते हैं। फिर कोर्ट वारंट और ईडी के नाम पर धमकी दी जाती है।
डिजिटल अरेस्ट आज के दिन में बेहद आम हो गया है। अभी तक हमने कई विक्टिम्स की कहानी सुनी है कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है, कैसे एक फोन कॉल से ये सब शुरू होता है, फिर एक पुलिस वाला सामने आता है और वो पुलिस वाला पुलिस वर्दी में बैठकर, जिसके पीछे बकायदा एक लोगो भी लगा होता है, हमने कहानियां सुनी है। दरअसल इन ठगों ने मोहित यादव, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, इन चीजों से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं, उनको कॉल कर दिया। तो मोहित यादव ने चूंकि सोचा कि लोगों के सामने असली तस्वीर आ जाए, इसलिए उन्होंने वो पूरी चीज रिकॉर्ड कर ली। हमारे साथ मोहित यादव, हम उनसे बात करते हैं। आप साइबर एक्सपर्ट हैं और आप ही के पास कॉल आ गया। बिल्कुल, मतलब काफी दिन से कॉल आ रहा था, तो मैं ऑफिस में जैसे ही आया तो एकदम से मेरे पास इनकमिंग कॉल आया और जैसे ही मैंने पिक किया, वो उसमें बोला कि ट्राई से आपके पास कॉल है और आपका नंबर 2 दिन में ब्लॉक हो जाएगा। मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि ये तो स्पैम कॉल है, एक तरह से स्कैम करने की कोशिश की है। तो मैंने उस पर 1 दबाया और वो ऑटोमेटिकली कॉल जो है एक पर्सन के पास। तो आई थॉट कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में उसको पता लगे। तो मैंने पूरा जो 2 घंटे 2.5 घंटे उन्होंने मुझे डिजिटली अरेस्ट करके रखा। मतलब कैमरे के सामने एक पुलिस ऑफिसर मुझे धमकाता रहा, अलग अलग चीज़ें क्वेश्चन पूछता रहा। तो वो पूरा मैंने जो सिस्टम था उसको रिकॉर्ड किया, अपनी टीम को बुलाया, वो साइड में उसको रिकॉर्ड करता रहा उन्होंने। और जो जो चीज़ें वो बोलता गया मैं एक्ट करता गया और मतलब उसको ऐसा दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे ऊपर आपने केस लगा दिया। और वारंट इशू, बेसिकली उन्होंने वारंट इशू करा दिया। अलग अलग चीज़ उन्होंने उस पूरे 2 घंटे के दौरान मेरे साथ की। साइबर क्रिमिनल धमकी भरे लहजे में लोगों से कहते हैं कि आपके आधार और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपका नंबर ब्लॉक वाला है। फिर एक नंबर देकर उस पर बात करने को कहा जाता है। बिल्कुल, आप ये देखेंगे कि इस पे ये पुलिस ऑफिसर मुझे अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा है कि आपके नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। आपका नंबर जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सुरेश प्रभु करके है, उनके केस के अंदर आया हुआ है। 20 करोड़ रुपए आपने अपना अकाउंट किसी को दिया है, पर्सनल आईडी किसी को शेयर करिए ताकि आप पैसा कमा सको। फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांगा और अकाउंट नंबर में कितना पैसा है, आप कितना कमाते हो, ये सब कुछ जाना। आपकी उससे प्रोफाइलिंग की उन्होंने कि कितना पैसा वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझसे मेरा आधार कार्ड नंबर मांगा। फिर जब उनको एकदम सब कुछ प्रूफ समझ में आ गया कि हाँ ये इसको ट्रैप में लिया जा सकता है, फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने के लिए लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का नंबर गूगल पे सर्च करवाया। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का, तो एक नंबर आएगा जो कि लैंडलाइन नंबर होगा। उन्होंने उसी लैंडलाइन नंबर से मुझे कॉल किया, सेम नंबर से, ताकि उसको यकीन हो जाए कि ये कॉल पुलिस स्टेशन से आ रहा है। फिर वो पुलिस वाला जो खुद को लोकमान्य तिलक पुलिस थाने का बता रहा था, उसने मोहित से बोला कि अगर उसे शक है कि वो थाने से नहीं है तो वो गूगल पर जाए और लोकमान्य तिलक थाने का लैंडलाइन नंबर टाइप करे और जो नंबर दिखाई दे उसे वेरीफाई कर लें। आजकल स्कैमर्स क्या करते हैं, गूगल पर फेक नंबर रजिस्टर करा लेते हैं और वो नंबर से फिर कॉल करते हैं लोगों को ऐसा यकीन दिलाने के लिए कि जो कॉल आ रहा है वो पुलिस स्टेशन से आ रहा है। तो लोग डर जाते हैं क्योंकि आपने सर्च किया पुलिस स्टेशन का नाम और नंबर एकदम आपको गूगल पे मिल गया, तो लोग डर जाते हैं कि भाई ये पुलिस स्टेशन से कॉल और मुझे ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया। और इनफैक्ट उन्होंने यकीन दिलाने के लिए मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक भेजा जो एकदम से फेक वेबसाइट थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आप समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे, देखिए ये मैंने उस समय जो उन्होंने मुझे वेबसाइट भेजी थी, ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक वेबसाइट भेजा। इस पे इन्होंने मुझे केस नंबर भी भेजा। मतलब आप ये देखेंगे यहाँ पे केस नंबर है, वो केस नंबर उन्होंने भेजा कि बिल्कुल, और 2024 का कि आपके नाम से केस रजिस्टर्ड है। और मैं डाक के यहाँ पे केस टाइप सेलेक्ट करूंगा, क्रिमिनल अपील, और केस नंबर मैंने अपना जो उन्होंने मुझे भेजा था फेक बना के वो मैंने डाला। और जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा तो ये एक फेक वारंट मेरे नाम पर इशू कर देगा। मतलब जो इन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा था, आधार कार्ड पर से उन्होंने फोटो उठाई, उन्होंने मेरे आधार की नंबर निकाला और ये मेरे लिए एक वारंट बना के दे दिया कि आपकी सारी संपत्ति जो है हमने जब्त कर ली है, अब आपको पुलिस कभी भी पकड़ लेगी। एक बार आप इन सवालों के सही जवाब देते हैं तो फिर वो आपका प्रोफाइल बनाते हैं। अगर आप कह देते हैं कि पैसे नहीं है, अकाउंट खाली है,
तो आपको अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाने को कहा जाएगा। साइबर क्रिमिनल पहले डराते हैं, फिर खुद कहेंगे कि लग रहा है कि आप बेकसूर हैं, लेकिन आप डिजिटल अरेस्ट तो हैं और कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। मैंने अपना नाम रवि कुमार फेक नाम बताया था और एक फेक आधार कार्ड उनको इशू किया था, भेजा था, ताकि वो ये समझ सके कि हाँ ये एक्चुअली में सही ऐसा पर्सन है जिसको कि फंसाया जा सकता है। तो ये पूरा जो मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि ये पूरा एक गैंग है जो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब एक फेक वेबसाइट बनाना, उसके ऊपर जिस दौरान पे मैं 2 घंटे उनसे बात कर रहा था, किसी एक पर्सन ने वो सारा डेटा उठाकर, आधार से फोटो उठाकर इस वारंट पे लगाया, उसको डिजाइन किया, मेरा आधार नंबर वहां पे डाला और वेबसाइट पर अपलोड किया। और इतना रियल लग रहा था जो वेबसाइट थी, वो मुझे पता था कि ये फेक वेबसाइट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की .nic से वेबसाइट होती है, .gov.in वेबसाइट होगी। तो मुझे तो पता चल, बट मैं कोशिश कर रहा था कि एक्ट कर सकूं, उनको ज्यादा से ज्यादा यकीन दिला सकूं, थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर सकूं। दरअसल पुलिस की वर्दी में बैठा ठग डराने के साथ कुछ ऐसा करता है कि उस पर सामने वाले को शक न हो, और यहाँ तक आते आते ज्यादातर लोग इनके साजिश में फंस चुके होते हैं और फिर वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जब तक सामने वाला ये समझ पाता है कि उसके साथ ठगी हुई है, तब तक देर हो चुकी होती है। अगर आपको कभी कोई अरेस्ट करने की धमकी देता है तो सबसे पहले जो लॉ है वो लोकल थाने से वो कांटेक्ट करेगा, लोकल थाने के साथ वो आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सीधे कोई करता है, तो आप अपने लोकल थाने में कांटेक्ट करके इस पूरे चीज की असलियत समझ सकते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल चल रहा है। साइबर ठग नायाब तरीके इजाद कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। क्या आम और क्या खास, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। केंद्र सरकार ने मई में चेतावनी जारी की थी कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में आम लोगों से लेकर अधिकारी और बिजनेसमैन तक इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, जिसमें बड़े लोग भी फंसते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में पार्सल या कोरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके बहुत अपनाए जाते हैं। ऐसे मामलों में साइबर ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट की बात कहते हैं। मानसिक तौर पर पीड़ित को तोड़ने और डराने का हर हथकंडा अपनाते हैं। ऐसे में सवाल है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी सरकारी विभाग वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी की धमकी या जुर्माने की मांग नहीं करता। अगर कोई मामला दर्ज भी हुआ है तो फोन पर पूछताछ नहीं होती। वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी का वारंट देने के लिए भारत में कोई नियम नहीं है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी हो भी जाए तो उसके लिए फोन नहीं आता। अगर मामला सच भी है तो केस निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल से रिश्वत की मांग नहीं करेगा। ऐसी कोई भी कॉल आने पर ठगों के साथ लंबी बातचीत से बचना चाहिए और जल्द डिस्कनेक्ट कर ट्रू कॉलर या दूसरे किसी ऐप से मोबाइल नंबर और कॉलर की पहचान कर उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि आपकी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारी हटाए गए हैं। एलजी की मंजूरी के बाद बर्खास्तगी हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत और चीन के बीच एलएसी पर एक बड़ा समझौता हुआ। दरअसल अब देपसांग और डेमचोक से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ये बड़ा ऐलान किया। साथ ही दोनों सेनाएं एक बार फिर से एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू कर देंगी। ये ऐलान ऐसे समय हुआ है जब रूस में एक दिन बाद ही ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए ने जांच शुरू कर दी। इसके लिए एनआईए की एक टीम वहां पहुंची और अहम जानकारियां जुटाई। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से घर जाकर मुलाकात की, साथ ही वो अस्पताल भी गए और घायलों से मिले। इस घटना के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। पिछले दिनों इस मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर काफी विवाद हुआ था। अब मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर इस निर्माण को हटा रही है। ऐसे में सबसे पहले छत को हटाने का काम शुरू हुआ। हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनते ही परिवहन मंत्री अनिल विज एक्शन में आ गए। वो अंबाला के कैंट बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई न होने और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को लताड़ लगाई। वहीं इसके बाद वो हरियाणा रोडवेज की बस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बस में उन्होंने ड्राइवर और यात्रियों से बात की, साथ ही उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट के बीच अब ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई। ये आदेश मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू होगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आइए आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ी हैं। ऐसे में खबर है कि कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 260 सीटों पर सहमति का दावा किया जा रहा है, जो बाकी बची सीटों के बंटवारे पर बातचीत भी हालांकि जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा जल्द कर दिया जाएगा। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। 30-40 सीटों पे जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। गांठ छुटी हुई है, गांठ को हमने थोड़ा ढीला कर दिया है। हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों में माथापच्ची हो रही है। और अब हालात ये हो गए हैं कि बंद कमरों में होने वाली बैठकों की तनातनी बाहर तक गूंजने लगी है। खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का पेंच ऐसा फंसा है कि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर न लड़ने का फैसला ले लिया है। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि हम उस सोच के साथ हैं कि इस देश में भाजपा ने संविधान विरोधी तानाशाही माहौल बना दिया है। हम राहुल जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उस सोच के साथ हैं, इसीलिए हम गठबंधन के साथ हैं। मगर फिर भी जो हालात हैं वो अपनी बात कह दी गई है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय अखिलेश यादव जी आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमने अपनी जो मजबूत सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की रही भी हैं पारंपरिक रूप से, उस पर अपने उम्मीदवार और पीडीए का ध्यान रखते हुए महिलाओं और अन्य लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और उन पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और कांग्रेस के लिए महज 2 सीटें बची हैं। लिहाजा कांग्रेस सिर्फ 2 सीट मिलने से नाखुश है। खबर है कि ये वो दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी और समाजवादी पार्टी को ही समर्थन दे सकती है। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। फूलपुर, करहल, सीसामऊ, मंझवा, कटेहरी, कुंदरकी और मीरापुर से अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस यूपी की जिन 5 सीटों पर दावा कर रही थी उसमें फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर की सीट शामिल हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट छोड़ी है और कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही सीटों पर लड़ने से मना कर सकती है। यूपी उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
करहल सीट से आज अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और गठबंधन पर सवाल पूछने को लेकर अखिलेश यादव बोले कि हम मिलकर तय कर लेंगे और बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए इसे अवसरवादी गठबंधन बताया। कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि हम 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। केवल अवसरवादी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था को लेकर के जनता के बीच में है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जो नैरेटिव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नेगेटिव सेट किया था, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे इनका खटाखट वाला भाषण हो या अन्य इनकी जो बेमेल योजनाएं थीं, फर्जी घोषणाएं थीं, जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम उपचुनाव में सभी सीटों पर विजय सिंह दर्ज करेंगे। यूपी की तरह ही महाराष्ट्र में विदर्भ की 12 सीटों पर ऐसा पेंच फंसा है कि उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी शरद पवार के दरवाजे पर सुलह के लिए पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना विदर्भ की उन 12 सीटों पर दावा ठोक रही है जिन सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कोई विधायक नहीं है। गार्ड को हमने थोड़ा ढीला कर दिया है और कल शाम तक कुछ एक 17 सीट्स है, तो 17 सीट का हम लोग कल फाइनल कर देंगे। विदर्भ में 6-7 सीट का ही प्रॉब्लम है और वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे और आघाड़ी करके लड़ेंगे। इस सब में रास्ता निकालकर हम आज तक जो हुआ है वो करीबन क्लोज होते आया है और कल शाम तक पूरे के पूरे 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का सीट शेयरिंग का निर्णय भी अंतिम होगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के मतदान क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से बातचीत चालू है और अगले 1-2 दिन में उसके ऊपर पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। सीट समझौते पर शनिवार को 9 घंटे की मैराथन बैठक भी बेनतीजा साबित रही। यानी सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी की बैठकें लगातार हो रही हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 73 अंक फिसलकर 81,151 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 73 अंक लुढ़का, ये 24,781 पर बंद हुआ। बैंक, आईटी और मेटल समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 750 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 80,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 5,000 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत 99,500 रुपए पर पहुंच गई। ये शुक्रवार को 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर कार मेरिडियन का नया और अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। नई 2025 जीप मेरिडियन में 5 और 7 सीट का ऑप्शन है। कंपनी ने इसे 4 वेरिएंट में बाजार में उतारा है। एडवांस फीचर्स से लैस इस कार की शुरुआती कीमत करीब 25 लाख रुपए है। दोपहिया वाहन बनाने वाली मशहूर स्वदेशी कंपनी बजाज ऑटो ने अपनी नई बजाज पल्सर N125 बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। शानदार स्पोर्टी लुक, दमदार इंजन और एडवांस फीचर से लैस इस बाइक की शुरुआती कीमत करीब 94,000 रुपए है। कंपनी ने अपनी इस नई बाइक को 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है, जिससे यूजर बाइक को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। बाइक में एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। नई पल्सर को कंपनी ने कई वाइब्रेंट कलर में पेश किया है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको ले चलेंगे गुजरात के उत्तर संडा गांव, जहां पे बने पापड़, मट्ठियां और
चोराफली की दुनिया भर में डिमांड है। खास बात यह है कि दुनिया भर में बढ़ती इस डिमांड को महिला शक्ति पूरा कर रही है। इस गांव में अब छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, जिनमें पापड़ बनाने से लेकर इसकी पैकेजिंग तक ज्यादातर काम महिलाएं ही करती हैं। मठिया, पापड़ और चोराफली ये गुजराती स्नैक्स हैं जिसका स्वाद शायद आपने भी चखा हो, पर शायद आपको मालूम न हो कि इन खाने की चीजों ने गुजरात के गांव की तस्वीर बदल डाली है। और वो गांव है गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाद के पास उत्तरसंडा गांव। हालांकि यहाँ के मठिया और पापड़ का स्वाद गुजरात के लोग तो 3 दशक से चखते आ रहे हैं, लेकिन अब इसका स्वाद दुनिया भर के लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। दरअसल गुजरात के लोग जहाँ जहाँ गए अपना खान पान भी साथ ले गए और वहाँ के लोगों को भी मठिया, पापड़ और चोराफली जैसे स्नैक्स का स्वाद चखाए। फिर क्या, लोग दीवाने बनते चले गए। मांग बढ़ने लगी तो इसे बनाने के लिए घरों में महिलाओं ने वक्त निकालना शुरू किया। यहीं से सोच निकली कि क्यों न इसे रोजगार का एक बड़ा जरिया बना दिया जाए, जिससे महिलाओं को भी आर्थिक मदद मिल सके। और फिर इस पर काम शुरू हो गया। उद्योग लगाए गए, मशीनें आई, काम तेजी से होने लगा। एक मोदी साहब का ड्रीम है कि वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत महिला को काम ज़्यादा मिले, वो सक्षम हो। तो इस हेतु से उत्तरसंडा में ऐसा ध्यान रखा जाता है सभी फैक्ट्रीज में कि महिलाओं को काम ज़्यादा दे और उनको रोज़गार ज़्यादा मिले। कहीं दूसरे गांव या दूसरे शहर में उत्तरसंडा को छोड़ के काम करने को ना जाना पड़े। और ये जो मठिया, चोराफली, पापड़ बनाने का काम है वो पहले घर में करते थे। अभी सब मशीनरी आ गई है, पर पैकिंग वगैरह है, रॉ मटेरियल जो आता है उसको साफ करना, ये सब काम बहुत इजी है। तो ये सब काम लेडीज सब कर सकते हैं। मठिया, पापड़ बनाना तो इन महिलाओं के लिए आसान काम था, लेकिन इससे जब आत्मसम्मान और आर्थिक मदद मिलने लगी तो दिलचस्पी भी बढ़ी। लिहाजा बड़ी तादाद में महिलाएं इस काम में जुट गईं। पापड़ बनाने से लेकर इसकी पैकेजिंग तक के काम कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें इस काम के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता। मैं यहाँ पे 14 वर्ष से काम करती हूँ। ये पापड़, मठिया और चोराफली की फैक्ट्री है। यहाँ पे महत्तम जो महिलाएं हैं वही काम करती है। और ये उत्तरसंडा जो गांव है वहीं पे ही है, स्थानिक है, और वहीं की महिलाएं हैं जो काम करती है। और हम लोगों को जो अहमदाबाद है, वडोदरा है, बाहर नहीं जाना पड़ता। और क्या है कि अप डाउन में तकलीफ नहीं होती, गांव में ही रोजगारी मिल जाती है। इस मठिया और पापड़ के रोजगार ने न सिर्फ यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि देश विदेशों में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि सालाना करोड़ों का कारोबार हो रहा है। इस गांव में कुटीर उद्योग के रूप में 15 से अधिक छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इस गांव को गुजरात समेत अन्य राज्यों और विदेशों के लोग पापड़ वाला गांव के नाम से जानने लगे हैं। जहाँ जहाँ गुजराती लोग रहते हैं वो सब जगह पर पापड़, मठिया, चोराफली का एक्सपोर्ट होता है। और अगर हम पर्टिकुलरली कंट्रीज़ की बात करें तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे गुजराती पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ तो है ही है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, ये सभी जगह पे एक्सपोर्ट होता है। पापड़, मठिया और चोराफली का ये कारोबार उत्तरसंडा में करीब 30-40 साल पहले घरों में बनाने से शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ छोटे बड़े 15 गृह उद्योग हैं। गुजरात के खेड़ा से हिताली शाह, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दक्षिण भारत की राज्य सरकार की ओर से की गई विशेष अपील की। ये अपील ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए की गई है ना, हैरान करने वाली बात, लेकिन ये सच है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिणी राज्यों के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है।
इसके पीछे चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश में उम्रदराज लोगों की बढ़ती आबादी का हवाला दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि राज्य सरकार पॉपुलेशन मैनेजमेंट की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक विधेयक लाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही एक ऐसा कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है जिसके तहत स्थानीय निकाय चुनाव सिर्फ वही लोग लड़ पाएंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। सीएम नायडू ने राज्य में गिरती प्रजनन दर और बुजुर्ग होती आबादी को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत की प्रजनन दर 1.6 तक गिर चुकी है, जो कि राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों के कई ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग लोग ही बचे हैं। इन क्षेत्रों में युवा आबादी की लगातार कमी हो रही है, जिसकी वजह से राज्य और देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सीएम नायडू ने कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हमारे यहाँ साल 2047 तक बुजुर्गों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जापान और चीन और कुछ यूरोपीय देश इस समस्या से जूझ रहे हैं जहां बुजुर्गों की आबादी अधिक है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि यहां के युवा देश के अन्य हिस्सों या फिर विदेश में पलायन कर रहे हैं। नायडू की तर्ज पर ही तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने भी लोगों से 16 बच्चे पैदा करने की अपील की। जाहिर है, एक तरफ जहां भारत की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में आबादी बढ़ाने की अपील की जा रही है। इस मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट्स और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लोकसभा के सीटों को देखें तो सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और यही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है कि जब डिलिमिटेशन होगा तो जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उनको उतनी लोकसभा की सीटें मिलेंगी। तो हो क्या रहा है, पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में साउथ के जो स्टेट्स हैं, इन राज्यों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है, जनसंख्या वृद्धि का जो दर है, वो उत्तर भारत के राज्यों से कम है। तो जिस तरह से पॉपुलेशन बिहार, राजस्थान, यूपी और तमाम राज्यों में बढ़ रही है, उसके अनुपात में दक्षिण के राज्यों का पॉपुलेशन कम बढ़ रहा है। तो उन्हें इस बात का डर है कि जब डिलिमिटेशन होगा और राज्यों को लोकसभा में सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएंगी, तो प्रोपोर्शनेटली उत्तर भारत के राज्यों को लोकसभा की सीटें ज्यादा मिलेंगी, वो आज भी ज्यादा हैं, और दक्षिण भारत के राज्यों को जो सीटें हैं वो कम मिलेंगी। तो आज जो ये अंतर है वो अंतर और बढ़ जाएगा। इसी चीज को भांपते हुए या इसी चीज का अंदाज लगाते हुए मुझे लगता है ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि वो सचमुच ये नहीं कहते कि हाँ सचमुच जनसंख्या ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो, लेकिन वो संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई जब डिलिमिटेशन हो तो इस बात का ध्यान रखें, और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें ये एक एक्सट्रीम स्टेप भी लेना पड़ेगा, हमें जनता से अपील करनी पड़ेगी। तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कह तो दिया 16-16 बच्चे, यहाँ पे इंडिया में जॉब है, उनका पेट कैसे भरेंगे? या 2 बच्चों का पेट भरना बहुत भारी हो रहा है ना। जो आजकल की सिचुएशन, जैसे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो देखें 2023 में 63% था और आज इंडिया में 2024 में 69% हो गया है। आने वाले 2025 तक अंदाजा लगाया जाए 75% हो जाएगा। जॉब तो है ही नहीं, 16-16 बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? तो सीएम को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हर एक कपल को 16-16 बच्चे करने चाहिए। तो ये तो सही नहीं लगा। मतलब उन्होंने क्या सोचकर बोला हुआ कि आज के टाइम में 16-16 बच्चे पैदा करना। आज के टाइम में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि 2 संभाले नहीं जाते, 16 बच्चे कैसे पैदा होंगे? और आज के टाइम में ऐसा बंदा अपना इतने लेट शादी करता है, ऐसे टाइम में खुद का अपना वो सेट नहीं हो पाता, करियर जाने 16 बच्चे कैसे? आज के टाइम में एक बच्चा पालना बहुत मुश्किल की बात होती है। 16 बच्चे इनफैक्ट कैसे किसी से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? तो ये चीज़ कहना बहुत गलत है। आई डोंट नो कि क्या सोच के बोला गया है कि कपल को 16 तक के बच्चे करने चाहिए, बट आई थिंक कि कपल को डिसाइड करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम ऑलरेडी इतने पॉपुलेटेड है ना हमारी कंट्री इंडिया, तो हमको पॉपुलेशन कम करने के बारे में स्कीम्स लानी चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और आप ये भी देखो ना कि हमारी जो एज है, अब लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी जॉब के बारे में देख रहे हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, और बच्चा वगैरह हम बाद में डिसाइड करते हैं। तो ये सरकार को तो सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमको 16 बच्चे करने हैं, हमको 17 करने हैं, हमको 1 करना है या 2 करना है। ये कपल के ऊपर आप छोड़ दो कि कपल्स को कितने करने चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब अब एक बच्चा पालना इतना मुश्किल है। 16 तो फिर तो रोड पे ही सोएंगे और रोड पे ही क्या ही करेंगे वो।
तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।